तो इस चर्चा को दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग में हम ये देखेंगे कि किस तरह के ट्रेंड्स हैं अभी के, व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स, बिकॉज द वर्ड्स आर रीसेंट ट्रेंड्स। और दूसरा जो ट्रेंड्स है उसमें जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, नए जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए क्या चुनौतियां हैं और उसमें से किसी एक चुनौती को कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं सफलतापूर्वक। Now, when we talk about recent changes in legal education, I will divide these changes into two parts. दो भागों में मैं इस चेंज को बांटता हूं। ये दूसरी अगली पीपीटी आपको दिख रही होगी। पीपीटी ना दिखे तो मुझे बताएंगे आप। No sir, it's visible. तो इसमें एक तो पॉलिसी चेंज की बात करते हैं, जो छोटा है हिस्सा हमारा, जिसके बारे में कई लोगों को जानकारी है। और ये पॉलिसी चेंज फिर नई शिक्षा नीति से आया है, जो 2020 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। तो राजीव गांधी जी 1986 में एक शिक्षा नीति लेकर आए थे। उसके फलस्वरूप कंप्यूटर और त्रिभाषा शिक्षा, त्रिभाषा प्रणाली हम लागू करने का प्रयास किए थे, जो बहुत सफल नहीं हुई। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, इसमें कई तरह की बातें कही गई है, पर मैं कहूँगा कि तीन बातें ऐसी हैं जो कि पॉलिसी चेंज को साफ साफ दिखलाती है। पहला तो एक एग्जिट प्लान है इसमें, और एग्जिट प्लान का मतलब है कि आपने लॉ में 5 ईयर कोर्स में एडमिशन ले लिया और किसी कारण से आप 4 ईयर में, 3 ईयर में आपको निकलना पड़े तो आप निकल सकते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ ट्रबल्स इन ह्यूमन लाइफ। समटाइम इट इज़ फाइनेंशियल, समटाइम इट इज़ पर्सनल। So if 3 year you want to drop, you can drop and take a degree of graduation. You can have a diploma also. So this is type of exit plan and this is very useful and it is being appreciated by everyone. ये exit plan है। दूसरा है भाषा, लैंग्वेज। और शायद नई शिक्षा नीति जो है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वास्तव में वो नाम है उसका, नई शिक्षा नीति नई है इसलिए कह रहे हैं हम। ये जो भाषा का पक्ष है यह काफ़ी जोर शोर से लिया गया है। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड इफ इट डज नॉट वर्क इन इट्स ओन लैंग्वेज। अपनी भाषा में अगर वो काम नहीं करता है, वह देश तरक्की, एक सीमा के बाद तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया के किसी देश को उठा ले आप, अपनी भाषा में तरक्की की है उसने। अपनी भाषा में आप सोचते हैं, अपनी जबान में, तो एक आपका मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग पूरी तरह फुल कंसंट्रेशन उस पर होता है और नई चीज़ आप पैदा करते हैं। इस पे पिछले 70 सालों में एक हमारी ओर से उपेक्षा रही, इग्नोरेंस रहा। अंग्रेजी भाषा के प्रति एक आसक्ति रही अनावश्यक की। पर ये एक पॉलिसी चेंज है कि अब भाषा को, भारतीय भाषाओं को, केवल हिंदी नहीं, आप महाराष्ट्र में हैं तो मराठी, केरल में है तो मलयालम, कन्नड़, तमिल में है, तमिलनाडु में तो तमिल, कश्मीर में है तो डोंगरी और अन्य जो राजकीय भाषाएं हैं, मिजोरम में है तो मिजो भाषा, पश्चिम बंगाल में है तो बंगला। इस तरह की जो भाषा है, हर भाषा भारत की अपनी भाषा है। हिंदी तो उसमें इसलिए ज़्यादा महत्व की है क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की भी यह भाषा थी। महात्मा गांधी का भी सपना था, सुभाष चंद्र बोस का भी सपना था। बड़ी संख्या में लोग इसको बोलते हैं, तो इसका एक लोकतांत्रिक महत्व है। भारत के संविधान में इसको एक दर्जा दिया गया है। अन्यथा सभी भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं, सबके प्रति हमारा सम्मान है। तो भाषा पे परिवर्तन होना चाहिए, और शायद ये बड़ा कारण है जिससे कि मैं और मेरे जैसे कई लोग इंस्पायर हुए हैं कि इस तरह की जो एफडीपी होती है,
यहीं से शुरुआत करें हम। अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाए, ये बोलने से नहीं होगा केवल, बहुत सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी होगी। तो इसलिए ये शुरुआत कई लोगों ने की है, उसी शुरुआत में मैं भी एक अपना ये काम कर रहा हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत पहले जब अपने अकादमिक जीवन की शुरुआत की, मैंने उसका श्री गणेश किया। मैंने देखा कि वहाँ का विद्यार्थी मेधावी है, वह प्रतिभा से संपन्न है, वह ग्रामीण परिवेश से आता है, वह हिंदी पृष्ठभूमि से आता है। हम लोगों की अंग्रेजी कुछ ठीक ठाक थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसे तेजस्वी गुरु मिले हम लोगों को, ऐसा अच्छा माहौल मिला कि हम लोगों ने, माता पिता का ऐसा संपर्क मिला कि हम लोगों ने अंग्रेजी ठीक कर ली। पर बड़ी संख्या ऐसी है जो इतने भाग्यशाली नहीं रहे जितना मैं रहा, या और भी कुछ लोग रहे। तो मैंने देखा कि वो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, बहुत मन से पढ़ना चाहते हैं, उनमें लगन है, मेहनत है, जिज्ञासा है, उत्कट इच्छा है, तड़प है। लेकिन भाषा के कारण, वो भाषा की ऐसी दीवार है जिसके कारण वो उसको आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस दीवार में एक था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इजीली अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने पता किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हिंदी में आते हैं, तो सरकार 1967 से ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हिंदी कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं जानते। तो यहाँ विधिक साहित्य प्रकाशन, जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में एक विभाग है, वह इसका प्रकाशन लंबे समय से करता है। तो वहाँ से जजमेंट्स की कॉपी मंगाई, और मंगाने के बाद कुछ खर्च हुए इसमें, पर वो खर्च अच्छे थे, उसमें खुशी थी, प्रसन्नता थी मेरी। जैसे आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कुछ दे देते हैं, आपको प्रसन्नता होती है, तो ऐसे इस विद्या के मंदिर में जाकर अगर कुछ दे देते हैं तो फिर प्रसन्नता होती है। और 20-22 साल बाद भी लोग उसे याद कर रहे हैं, इससे बड़ा रिवार्ड और क्या हो सकता है। दसों हज़ार रुपये खर्च करके वो जजमेंट की कॉपी मंगाई। आपको जान के आश्चर्य होगा, उसमें जजमेंट थे DK बसु हिंदी में, उसमें जजमेंट था विशाखा, उसमें जजमेंट था गीता हरिहरन, उसमें जजमेंट था इंदिरा साहनी, और भी कई जजमेंट थे। उनकी कॉपी अभी भी है मेरे पास। वो जजमेंट मैंने विद्यार्थियों को दिया और बहुत ही सुखद परिणाम मिले। विद्यार्थी उन निर्णयों को पढ़कर आए, फैक्ट्स क्या है, इश्यूज क्या है, रेशियो डिसेंडाई क्या है, ओबिटा डिक्टा क्या है। LLB के कई विद्यार्थियों ने लिखा, और इस तरह एक शुरुआत हुई। 2000 के दशक में शायद कह सकता हूँ कि भारत में पहली शुरुआत थी जिसमें कि भारतीय भाषा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय विद्यार्थी तक पहुँचाने का एक प्रयास किया गया था। 20 साल बाद, कुछ सालों के बाद, आज जब लैंग्वेज पॉलिसी चेंज हो रही है पढ़ने लिखने की, तो मुझे वो दौर याद आ रहा है। और इसलिए इसको अगर एग्जीक्यूट करना है, इसको लागू करना है, तो सरकार तो काम करेगी ही, वो कर भी रही है। NGOs भी करेंगे, वो भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरंभ कर दिया है, खास करके हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर चंद्रचूड़ साहब इसके लिए जोर शोर से लगे हैं। उन्होंने कई बार ये बात कही है कि जो भाषा का पक्ष है वास्तव में वो डिस्क्रिमिनेशन का पक्ष है। हम जो है, उन्होंने कहा है, जो क्लैट की परीक्षाएं होती है अंग्रेजी में, उसको लेकर सार्वजनिक मंच से ये बात कही है जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कि हम जो है जब इंट्रेंस टेस्ट केवल अंग्रेजी में करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये विभेद है उन बच्चों के प्रति जो किसी कारण से अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ाने के, या वो ऐसी जगह पे थे जहां अंग्रेजी माध्यम के अच्छे विद्यालय नहीं थे। इस कारण से आप ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगे,
यह आर्टिकल 14 का वायोलेशन है, एक लेक्चर में उन्होंने कहा और बाद में भी कहा इस बात को। वह ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। अभी दिल्ली उच्च न्यायालय में एक पिटीशन भी फाइल हुआ है कि क्लैट की परीक्षा भारतीय भाषाओं में भी होनी चाहिए, ताकि जो रूरल टैलेंट है वो भी सामने आए। तो नए ट्रेंड जो है वो ये है अध्यापकों के लिए कि हम अपने आप को मैकाले की उस जो है उस भावना से बाहर निकले। उसका मतलब अंग्रेजी का विरोध नहीं है, अंग्रेजी में तो पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा साहित्य अंग्रेजी में है, पर हमारी भाषाओं में भी अच्छे साहित्य हैं, अच्छा लिखा गया है, अच्छा लिखा जा रहा है, अच्छा लिखा जाना चाहिए आगे भी। अभी कश्यप साहब ने बताया कि जर्नल एक प्रकाशित कर रहे हैं, उसमें हिंदी में भी आर्टिकल आ रहा है। अगर आप जर्नल प्रकाशित करते हैं तो कहिए कि हिंदी में भी आर्टिकल आएगा और अच्छा आर्टिकल आएगा, उसकी रिव्यू करिए। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए है कि जर्नल प्रकाशित करें, एक सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस करें, उसमें हिंदी में भी आर्टिकल को, भारतीय भाषाओं में भी आर्टिकल को, जैसे आप महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा में भी, हिंदी भाषा में भी जो आर्टिकल आ रहे हैं उसको आप इनकरेज करें। हम भी उस दौर से बाहर निकले, उस दायरे से बाहर निकले, उस संकुचित सोच से बाहर निकले। हमें ध्यान है कि हमारे अपने मित्र कहा करते थे कि कैसे होगी हिंदी में पढ़ाई, बेयर एक्ट हिंदी में कैसे होगा, समझ में ही नहीं आता। अभ्यास करेंगे तो वो भी समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो सरकार ने यह कर दिया है भाषा की दृष्टि से। अब हमारी बारी है, अध्यापकों की बारी है, जो कक्षाओं में जाते हैं, श्रेष्ठतम साहित्य पढ़ें। जो बच्चा अंग्रेजी में करना चाहता है उसे अंग्रेजी में करने दे, जो अपनी भाषा में करना चाहता है अपनी भाषा में उसको इनकरेज करें, डिस्करेज ना करें। तीसरा पक्ष है एंशिएंट विजडम का। यह पक्ष भी विगत 70 सालों से उपेक्षावान रहा। हम यही मानते रहे कि पश्चिम में जो लिखा है वही काफ़ी है। अरस्तु ने कह दिया, सुकरात ने कह दिया, यूनान में कुछ हो गया, डायसी ने कह दिया, डायस ने कह दिया, कोक ने कह दिया, तो बस उतना ही ज्ञान है सारे विश्व में। जबकि हमारी अपनी जो धरोहर है, पाणिनि ने लिखा है, मनु ने लिखा है, रामचरितमानस में है, कबीर ने लिखा है, रहीम ने लिखा है। ये जो हमारी धरोहर है, जो वेदों में है, उपनिषदों में है, ये धरोहर हमारी उपेक्षित रह गई। इस धरोहर में जो ऐसी बात है जो अब लागू होने लायक है, क्योंकि हो सकता है उस धरोहर में, उस पुरानी बातों में, प्राचीन ग्रंथों में ऐसी चीजें हो जो अभी उस लायक नहीं हो, उसे छोड़ देंगे। कहा गया है ना कि हंस की तरह की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। हंस जो है दूध ले लेता है, पानी को छोड़ देता है, सूप की तरह प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो हम अच्छी चीज़ों को उसमें से ग्रहण करेंगे, क्योंकि किसी सिस्टम में भी कोई परफेक्ट नहीं है। हमारे सिस्टम में भी कुछ गलत बातें रही होंगी, हम उसको छोड़ देंगे, पर जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करेंगे। रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत कोई वेस्ट से थोड़ी आया है। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि खुद भगवान भी जो है, खुद विष्णु भी रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत है। धर्म शासन करता है, व्यक्ति शासन नहीं करता, राजा शासन नहीं करता। इट इज नॉट द किंग हु रूल्स, इट इज द धर्मा दैट रूल्स। धर्मा डज नॉट मीन रिलीजन, धर्मा मीन्स ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी। धर्मा मीन्स राइटियसनेस, जो सत्य है, जो सच है, वह रूल करता है। तो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत तो हमारे यहाँ बहुत पुराना है। ऐसे दृष्टांत आते हैं कि एक राजा के शासन में यह कहा गया कि हमें मंदिर बनाना है एक स्थान पर। तो जो पंडित थे, जो विद्वान थे, उन्होंने एक जगह देखी और कहा कि यहाँ मंदिर बनेगा, लेकिन उस जगह पर एक झोपड़ी थी। पर उन्होंने कहा कि नहीं, यही उपयुक्त जगह है ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार। किसान ने कहा, जो किसान था, कमजोर आदमी था, गरीब आदमी था, उसने कहा ये तो मेरी झोपड़ी है, क्या मेरी झोपड़ी उखाड़ करके बनाएंगे आप? लोगों ने कहा, सिपाहियों ने कहा, राजा का आदेश है कि मंदिर बनना चाहिए और ये तो धर्म का मामला है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा, किसी के घर उजाड़ करके मंदिर बनाना ये कोई पुण्य का काम नहीं है, पाप का काम है। देखिए,
क्या विजडम था हमारे राजा का। वो कह सकते थे कि अरे हम तो इतने शक्तिशाली हैं, हमारे तुम्हारी ये औकात, तुमने बोल दिया ये बात कि कैसे बनेगा। पर राजा ने कहा नहीं, सम्मान करते थे, दूसरे की भाव का सम्मान करते थे। ये हमारी पुरानी परिपाटी में है, बहुत उदाहरण है हमारे इसमें, बहुत आमाओ आप जानते होंगे। रामायण काल का उदाहरण है कि कैसे भगवान राम ने किसी व्यक्ति के कहने मात्र से अपनी प्रिय पत्नी को कुछ समय के लिए बाहर कर दिया। निर्णय गलत था, सही था, यह आलोचना का विषय हो सकता है। शिशुपाल की कथा आपको ध्यान होगी। जब शिशुपाल ने कहा कि वो गाली देने लगा तो कृष्ण ने कहा कि 100 गालियां मैं सुनूंगा। देखिए, राइट टू डिसेंट का कंसेप्ट है हमारे यहाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कंसेप्ट है हमारे यहाँ। हमने नहीं पढ़ा उसे, हमने जमा नहीं किया पिछले 70 सालों में। नई शिक्षा नीति जो 2020 की है वह इस पर जोर दे रही है। सुब्रमण्यम भारती ने क्या कहा तमिलनाडु में, महाराष्ट्र के संत तुकाराम ने क्या कहा था, क्या फेयरनेस के बारे में उनका कोई है दृष्टिकोण? कबीर और रहीम ने क्या कहा था, असम में जो हमारे संत महात्मा थे उन्होंने क्या कहा था, सब कुछ संजोना है। ये काम किसका है? ये फैकल्टी का है, ये टीचर्स का है, हमारा और आपका है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक साल में कोई एक छोटा सा एरिया लेके हम करेंगे। ये चैलेंजेस हैं हमारे पास, और फैकल्टी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसका एक बड़ा पर्पस यही है कि हम इस तरह के नए ट्रेंड्स को जानें और शासन की सहायता करें और इस प्रकार देश को आगे ले जाने में सहयोग करें। दूसरा जो चेंज मैं देख रहा हूं वह है परसेप्शन का चेंज। पहला तो पॉलिसी चेंज हुआ, दूसरा है परसेप्शन का चेंज, दृष्टिकोण का परिवर्तन। क्या हुआ दृष्टिकोण के परिवर्तन में? ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ध्यान करिए, 15 साल 20 साल पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट को किस नज़र से हम देखते थे? मजाक उड़ाया जाता था उनका, उनके बारे में अपमानजनक बातें कहते थे हम। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बुरी बातें कही जाती, खास करके शिक्षा के मामले में। वैसे तो 1992 के दौर से ही जो जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू हो गया था। प्राइवेट संस्थाएं तो साउथ में थी पर नॉर्थ में उस तरह की नहीं थी। पर धीरे धीरे जब प्राइवेट संस्थाएं आने लगी तो सरकार की संस्थाओं में बैठे हुए लोग बहुत मजाक उड़ाया करते थे प्राइवेट संस्थाओं का। कहते थे दुकानें हैं ये तो। हम उस डायलॉग के पार्ट थे। पर आज चीज़ें बदल गई हैं, ये परसेप्शन चेंज हुआ है। ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, पर काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आज निजी संस्थाओं ने क्वालिटी की दृष्टि से कई स्थानों पे बड़ा अच्छा काम किया है। कुछ स्थानों पे, बहुत नहीं पर कुछ स्थानों पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें आप दंग रह जाएंगे। आप कई विश्वविद्यालयों को जाकर देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। सरकार से पैसा नहीं लिया उन्होंने, सरकार से ज़मीन उनमें से शायद कुछ लोगों ने नहीं ली, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा खड़ा किया। लॉ की एजुकेशन दे रहे हैं, एलएलबी की, एलएलएम की, पीएचडी भी करा रहे हैं। मैंने कुछ जगहों पर मैं गया हूँ, जाता रहता हूँ प्राइवेट में, मैं कभी देखता हूँ सिलेबस को लेकर जिस तरह का वर्क करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लोग। कोर्स वर्क में बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। आप अगर एक सर्वेक्षण कर लें कि इस तरह के एफडीपी प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कर रहा है, आपको पता चलेगा कि सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं जो सरकार से धन लेते हैं उनकी तुलना में प्राइवेट संस्थाएं इसको ज़्यादा कर रही हैं। आप ये भी देखेंगे कि सरकारी क्षेत्र के जो अध्यापक हैं उनके ऊपर भी बहुत वर्कलोड है, उनके ऊपर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनका पार्टिसिपेशन लेकिन कम है। प्राइवेट सेक्टर के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये परसेप्शन का चेंज है। और आपने सुना होगा, हम लोगों ने पढ़ा भी है, क्या कहा गया है, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशा, कि जो व्यक्ति बहुत ही जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि व्यक्ति भी अगर लगातार मेहनत करता है वो विद्वान हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर के पास हो सकता है कि शुरुआत के दौर में उस तरह के
हाईली क्वालिफाइड लोग ना रहे हों, लेकिन उन्होंने मेहनत की है। आज मेहनत के बल पर वो चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं केंद्रीय संस्थाओं को, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उनको चुनौती दे रहे हैं। वहाँ की पढ़ाई का स्तर बढ़िया हुआ है, वहाँ मूट कोर्ट्स कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं, वहाँ बड़े बाहर से अध्यापकों से, देश और विदेश से अध्यापक आकर वहाँ अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। ये एक परसेप्शन का चेंज है, ये सकारात्मक चेंज है। जब परिवर्तन होता है तो हर तरह का परिवर्तन होता है, नकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे, पर एक सकारात्मक चेंज हुआ है। और इसका आप देखेंगे परिणाम, क्या परिणाम है। आज सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं या कर रहे थे, उनका एक बड़ा वर्ग रिटायरमेंट के बाद उन प्राइवेट संस्थाओं को हेड कर रहा है। जो लोग किसी समय में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे या पढ़ाते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे या पढ़ा रहे हैं, किसी और विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे या पढ़ा रहे हैं, IITs में है, आज उस प्राइवेट सेक्टर में वो बैठे हुए हैं। उसमें हेड है, डीन है, प्रिंसिपल है, कुछ वाइस चांसलर हैं, कुछ प्रो वाइस चांसलर हैं। जिसको दुकान कहा करते थे 20-25 साल पहले, आज वहीं जाकर उस स्थान पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने अपना परिवर्तन किया है, मेहनत से, लगन से। ये परिवर्तन ऐसा था जो होना ही था। कानून के जानकार जानते होंगे, अगर आपने केस पढ़ा हो, मनुभाई प्रागजीवासी का केस पढ़िए। उस केस में बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए थे, कहा कि हम तो एजुकेशन चला नहीं सकते, लॉ का ही मामला था। तो सरकार को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप नहीं चला सकते तो प्राइवेट सेक्टर को करने दीजिए, हमारी ज़रूरत है, लॉयर्स चाहिए हमें। कहाँ से लॉयर्स आएंगे? या तो आप दीजिए, आप नहीं कर सकते तो प्राइवेट सेक्टर को करने दीजिए। मनुभाई प्रागजीवासी। तो ये जो है बहुत पहले ही बात शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में प्राइवेट सेक्टर ने जो चेंज किया है। आज यदा कदा मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरा बच्चे का इन जगहों पे एडमिशन हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं हिचकता कहने में कि अच्छा ये प्राइवेट संस्थाएं हैं तो ये बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, आप इनको इस विश्वविद्यालय में, जो सरकार का विश्वविद्यालय, यहाँ देने की बजाय आप प्राइवेट में दीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और अब तो सरकारी क्षेत्रों में भी जो विश्वविद्यालय है उसमें सेल्फ फाइनेंस कोर्स खुले हुए हैं, फीस का थोड़ा फर्क है। तो ये एक परसेप्शन का चेंज है। टीचिंग की क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, कुछ लोगों ने रिसर्च प्रोडक्ट दिए हैं, अच्छे रिसर्च प्रोडक्ट दिए हैं, वो सेल्फ फाइनेंस है। सरकारी संस्थाएं वहाँ नहीं पहुँच पा रही, वो रिसर्च नहीं दे पा रही हैं जो प्राइवेट संस्थाओं ने दिया है, जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स ने दिया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उन्होंने जगह जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की है। कई जगह अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, कॉलेजेस में हुई है, विश्वविद्यालयों में हुई है। आप सरकारी क्षेत्रों के भरोसे अगर हम रह जाते तो शायद ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। पेमेंट और इंसेंटिव्स, इसको लेके बहुत सारी दिक्कतें जरूर हैं, पर कुछ विश्वविद्यालयों ने परिवर्तन किया है। दिल्ली NCR में ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो शुरुआत में, मैं एक विश्वविद्यालय में गया, प्राइवेट विश्वविद्यालय गाजियाबाद में है, वहाँ एक अध्यापक से मैंने बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं नेट हूँ। हमने कहा कि कितने पैसे आपको मिल रहे हैं अभी? उन्होंने कहा मेरी 85,000 रुपये मुझे इनिशियल सैलरी है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा आपने PhD कर लिया है क्या? उन्होंने नहीं PhD नहीं किया, अभी तो नेट किया है मैंने। फिर मैंने वेरीफाई किया, उन्होंने कहा हाँ सर हम दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, इनिशियल सैलरी है 85,000 रुपये दे रहे हैं, बहुत नहीं दे रहे हैं, पर शुरुआत ऐसी हो गई है। कुछ संस्थाओं ने देना शुरू किया है, आने वाले 5-6 सालों में ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो इंसेंटिव्स हैं। कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अगर आपके पब्लिकेशन अच्छी जगहों पे होते हैं तो उसके लिए आपको पे करते हैं, 5,000-10,000 रुपया पे करते हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं। सरकारी संस्थाओं में तो ये इंसेंटिव्स नहीं है। आप पब्लिकेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत कोई इंसेंटिव नहीं है। ठीक है, ये उसका सकारात्मक पक्ष है। तो मैं कहूँगा कि रिडिक्यूल टू रेस्पेक्ट, अब उसका रेस्पेक्ट हो गया है, अब वो रेस्पेक्ट बढ़ रहा है। और मुझे डर है आने वाले दिनों में यदि सरकारी संस्थाएं
जिसमें ILI है, जिसमें BHU है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जिसमें और भी सरकारी संस्थाएं हैं, इन्होंने अगर इस नए ट्रेंड के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा तो वो दिन दूर नहीं जब प्राथमिकता पर लोग प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालयों में पढ़ने और पढ़ाने जाया करेंगे। हाईली क्वालिफाइड लोगों केवल होने से नहीं होता, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड लोग तो अभी जगहों पर भी है। PhD क्वालिफाइड लोग हैं जो एक सरकारी विश्वविद्यालयों में है, वो प्राइवेट विश्वविद्यालयों में NCR में है और भी कई जगहों पे है। तो ये मुझे डर है, लेकिन खुशी मुझे यह देखकर होती है कि कई सरकारी विश्वविद्यालयों ने भी अपना परिवर्तन शुरू किया है। वो अब अच्छा मूड कोर्ट, अच्छे सेमिनार, अच्छे कॉन्फ्रेंस, फ्लायर बनाना, रेगुलर कार्यक्रम करना वो कर रहे हैं। दिल्ली में देखकर बहुत खुशी होती है। और ये जो कंपटीशन है, ये जो हेल्दी कंपटीशन है, ये बहुत आवश्यक है। ये देश को जो है आगे की तरफ ले जाएगा और देश की जो लीडरशिप विश्व में प्राप्त हो रही है, G20 इसका एक उदाहरण है। हम आगे भी अगले 10-15 सालों में विश्व का नेतृत्व करने की पोजीशन में हो सकते हैं। पर यह काम किसे करना है? यह काम अध्यापकों को करना है, यह काम इंस्टीट्यूशंस को करना है, ये काम प्रिंसिपल्स हैं, हेड्स हैं, डीन्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, इनको करना है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। अब आते हैं कि ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन चेंज तो हुआ है पॉजिटिव दिशा में, पर क्या सब कुछ, जिसे कहते हैं कि क्या सब कुछ स्वर्णिम है? स्वर्णिम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के कारण जो पिछले 20 सालों में परिवर्तन हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो कमज़ोर वर्ग का हुआ है। कमज़ोर वर्ग का विद्यार्थी कहाँ पढ़ने जाएगा? 2000-3000 रुपये में, 5000 रुपये में हम लोगों ने पढ़ाई कर ली। क्या 4000-5000 रुपये में पढ़ाई हो सकती है? अब नहीं हो सकती है। बहुत कठिन हो गया है उनके लिए। जो इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार कर भी रही है। कई जगह ऐसा है कि अगर आप कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं, उसके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है और रिजर्वेशन के साथ साथ जो आर्थिक सहयोग है कुछ मामलों में किया जा रहा है। पर मैं कहूँगा कि जो निजी संस्था है उनको भी सामने आना चाहिए। 10% सीट उनको रिजर्व करनी चाहिए। यदि आपको आपकी फ़ीस पूरी आ रही है, अगर आपका इंटेक पूरा हो रहा है, 10% सीट आप 15% सीट गरीब बच्चों के लिए आप निर्धारित करिए। आप उनके लिए निर्धारित करना चाहिए और उनके लिए हमें उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग देना चाहिए। नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से लड़के हैं, उनका बड़ा नुकसान हुआ है। उनके पास पैसे तो है पर वो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसका नुकसान हुआ है। 5 ईयर कोर्स में तो हिंदी में पढ़ाई लगभग 9 के बराबर हो रही है। इससे भारतीय भाषा को एक बड़ा ही झटका लग रहा है। 3 ईयर कोर्स में तो पढ़ाई हिंदी में भी होती थी, क्या 5 ईयर कोर्स में ही पढ़ाई हिंदी में होगी? क्या हम टीचर्स तैयार हैं 5 ईयर कोर्स में हिंदी में पढ़ाने के लिए? क्या उसके लिए अलग से मेहनत करने को तैयार हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर, क्या महात्मा गांधी का जो स्वप्न है भारतीय भाषा का, वो हम पूरा करने को अध्यापक तैयार हैं? अगर हम तैयार होंगे तो हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तीसरा पक्ष है एक्सप्लॉयटेशन का। मैं उसके पहले आता हूँ पुस्तकों को लेकर। हमारी पहले की जो पीढ़ी है उसने प्रचुर मात्रा में पुस्तकें कम से कम LLB के लिए दे रखी हैं। इंडियन पेनल कोड पर 10 ऐसे ऑथर होंगे जिन्होंने हिंदी में किताब लिखी है। संविधान में 10 ऐसे ऑथर होंगे जिन्होंने हिंदी में किताब लिखी है। प्रचुर मात्रा में किताबें आ गई हैं। आप भी किताबें लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड किताबें लिख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च के स्तर पर किताबें शायद उस तरह की नहीं है, लेकिन LLB के स्तर पर किताबें हैं। तीसरा जो पक्ष है, जो नकारात्मक पक्ष है प्राइवेट सेक्टर का, वो है एक्सप्लॉयटेशन। NCR रीजन में 20,000-25,000 रुपये पर लोगों को पढ़ रहा है टीचर्स को। वो नेट है, PhD किए हुए लोग हैं, 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं, 60,000-70,000 रुपये में वो काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस को सोचना चाहिए, जो उसके ऊपर के अधिकारी उनको सोचना चाहिए कि शिक्षा का क्षेत्र है, ये पवित्र क्षेत्र है, ये व्यापार का क्षेत्र नहीं है। ठीक है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)G में है, बिल्कुल सही है, पर ये पवित्र काम है। आप विद्या के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप माँ सरस्वती के उपासक हैं, इसलिए तुरंत ही प्रॉफिट नहीं मिलता। कुछ प्रॉफिट समय के साथ आते हैं, कुछ भगवान के नाम पर दे दिए जाते हैं। इसलिए जब तक अध्यापकों को उनका जो ड्यू है, जो UGC की मिनिमम सैलरी है, वो नहीं देंगे, उस शिक्षा के संस्था का गुणवत्ता में बहुत विकास नहीं होगा। थोड़ा विकास होगा, बहुत विकास नहीं होगा। वो संस्था में पूरा दम नहीं लगेगा। वो खून पसीना लगा तो रहा है अध्यापक अपना, लेकिन
उसका मन वहाँ नहीं लग रहा है, जो 100% उसकी पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस एक्सप्लॉयटेशन को खास करके उन संस्थाओं को रोकना चाहिए जिनके यहाँ जो इनटेक है वह इनटेक पूरा है और फीस ले रहे हैं। मैंने कुछ जगहों पर देखा है 40,000 50,000 रुपये आप सैलरी ले आप फीस ले रहे हैं स्टूडेंट से सेमेस्टर की, और उसके बाद आपका इनटेक भी पूरा है, 200-300 बच्चे आ रहे हैं, फिर आपको भैया आपको जो है सैलरी देने में क्या दिक्कत हो रही। कल बात कर रहा था एक साहब से, उन्होंने कहा कि आपको अनुराग जी पता नहीं है पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, बिल्डिंग निर्माण में बहुत पैसे खर्च होते हैं, और इसके अलावा जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, लोग आते हैं एफिलिएशन के लिए 50-50 हज़ार रुपये, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए उनको घूस देने पड़ते हैं। ये प्रैक्टिस गलत है। ये करने वाले हमारे और आपके से ही लोग हैं, उनमें से हमारे आपके मित्र हैं, उनको भी बदलना होगा अपने आप को अगर देश का विकास करना है तो। और इस तरह की जो करप्ट प्रैक्टिस है उसका मिल के सामना करना होगा, उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। उनकी बात सही है कि अगर पैसे इन जगहों पर खर्च हो जाएंगे, जो लोग बाहर से आते हैं किसी न किसी नाम पर और गलत तरीके से पैसे लेना चाहते हैं, तो आखिर अगर आप 10 लाख 15 लाख देंगे तो अध्यापक को कम पैसे मिलेगा ही मिलेंगे। इस बात में दम है, इसको भी रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे यहाँ तो कहा गया है जितना कम से कम में ग्रीड और नीड के बीच की जो रेखा है, पतली रेखा है, महात्मा गांधी ने बताया है कि यह जो पृथ्वी है वो हर व्यक्ति के नीड को पूरा करने के लिए काफ़ी है, पर किसी एक व्यक्ति के ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती वो। ठीक है, और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया, परिग्रह के बारे में कहा गया है कि भाई हमें जितना चाहिए उतना ही रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी पैसे की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये नकारात्मक पक्ष है, इससे मिलकर हम सबको इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ये पहले ऐसा हो गया कि लीगल एजुकेशन में क्या ट्रेंड चल रहा है, अध्यापकों की भूमिका इसमें कैसी है। मैं इसको कंक्लूड करूँगा इस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को इस प्रकार से कि जो पॉलिसी चेंज है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बदली है। इसमें अध्यापकों का जो रोल है वो भाषा को लेकर, और एंशियंट इंडियन विजडम क्या है, हमारा भारतीय जो प्राचीन परंपरा है, व्यवस्था है, वो कैसे भारतीय व्यवस्था में आए, कैसे हम आपराधिक विधि में, कैसे भारत के संविधान में, कैसे हम IPR पढ़ाते हुए, कैसे हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाते हुए, कैसे हम ADR पढ़ाते हुए हम इस बात को ला सकते हैं। छोटे छोटे उदाहरणों से हम ला सकते हैं। ADR को अगर ले लें तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है कहा गया था कि भैया 5 गांव हमें दे दो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। कैसे एक जो है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मेडिएशन का उदाहरण पुराने ज़माने से, तो इन उदाहरणों को ढूंढ कर लाना होगा, इसके ओरिजिनल सोर्स लाने पड़ेंगे, और इस प्रकार हम कर सकते हैं। अध्यापकों की ये भूमिका होती है। फिर परसेप्शन चेंज की बात हमने की, और परसेप्शन चेंज में ये बहुत अच्छा है कि एक परसेप्शन चेंज हुआ है और रेस्पेक्टेबिलिटी आ गई है। ये रेस्पेक्टेबिलिटी मेहनत से आई है। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में जो अध्यापक हैं, उन्होंने जो अपना कहते हैं ना कि अपना स्वीट एंड सोल दिया है, अपने पसीना बहाया है, अपना हृदय लगा दिया है पिछले 20 सालों में, 15 सालों में, उसी का परिणाम है कि अच्छे अध्यापक अच्छे विद्यार्थी निकल रहे हैं। वो जुडिशियल सर्विसेज क्वालिफाई कर रहे हैं, वो PCS क्वालिफाई कर रहे हैं, वो IAS क्वालिफाई कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से। ये प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे अध्यापकों ने कम पैसे में जो मेहनत करी है, काम की है, सरकारी संस्थाओं की तुलना में आधे पैसे में उन्होंने काम किया है, तो उसके कारण उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न किया है, और इसलिए इसमें उनके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। पर यह भी कहूँगा कि आगे जो उसमें जो इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स हैं, उनको चाहिए कि उनमें इस चीज़ को इनको सहयोग करें। पर यह ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि प्राइवेटाइजेशन के कारण जो पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं, जो नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के लोग हैं, वह जो है इस दौर में कहीं पीछे रह जाएं और हम आगे निकल जाएं, आगे निकलते चले जाएं और वो हमसे पीछे छूट जाएं। सबको साथ लेके चलना है। कहा सरकार की पॉलिसी भी है, सबका साथ सबका विकास। शरीर के अंदर अगर किसी एक अंग का विकास होता है तो बहुत गंभीर बीमारी का नाम उसे देते हैं। तो शरीर अगर पूरे समाज में अगर किसी एक एरिया का विकास होगा तो वह एरिया का विकास कभी भी जो है अच्छा विकास नहीं होगा। शरीर के पूरे समाज के पूरे अंग का विकास होना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी हम सबों की है, और इस तरह के कार्यक्रम इन्हीं पर्पस के लिए है। अब मैं आता हूँ इसके दूसरे पक्ष की ओर। वह पक्ष है कि अध्यापक के पास क्या चुनौतियाँ हैं। अभी डॉक्टर पांडे जी ने ये बात रखी है कि, और जो कश्यप जी थी जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने बात रखी है कि जो टीचर्स हैं टीचिंग में कैसे करें, क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके पास। तो टीचिंग में आप कैसे करें, उसके लिए तो आज मैं बहुत बात नहीं करना चाहता क्योंकि समय का भी अभाव है, कभी उस पर और बात करेंगे।
पर मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको लेके अक्सर ही चिंता होती है कि पब्लिकेशन हमारा कैसे होगा, हमारा प्रकाशन कैसे होगा, हाउ टू गेट पब्लिश्ड। तो उसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। और इसमें जो मेरा अनुभव है, और ILI एक शोध की संस्था है जिसने विगत 50, 60, 70 सालों में एक मुकाम हासिल किया है शोध के क्षेत्र में, उसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पब्लिकेशन है उसमें कैसे आप बेटर कर सकते हैं। तो अभी जो दूसरा पक्ष है, जो ये जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू गेट पब्लिश्ड, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। पहला उसमें प्रश्न है, इसमें 4-5 प्रश्न मैंने बांटे हैं। पहला है व्हाई पब्लिकेशन, क्यों पब्लिकेशन करना है। दूसरा है हाउ पब्लिकेशन। तीसरा है वेयर टू पब्लिश। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट टू पब्लिश। फिर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जो अक्सर हम बात करते रहते हैं। इन 5 बातों को मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभी जो विद्वान मित्र हैं, अपने प्रश्न को रखिए, लिखिए, एक एक प्रश्न लिखिए। कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। सारे प्रश्न आप, अगर आपका चैट बॉक्स इनेबल्ड है तो उस पर लिखते जाइए, डालते जाइए। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको नोट करते जाइए। सारी की चर्चा हम लोग बिल्कुल जो है 2 टूक शब्दों में इसकी चर्चा हम अपनी अंग्रेजी या हिंदी भाषा में करेंगे। पहला प्रश्न है व्हाई पब्लिकेशन। पब्लिकेशन की ज़रूरत क्या है। इसका उत्तर तो सरल है, हम सब जानते हैं। पब्लिकेशन तो लीगल रिक्वायरमेंट है। आपको प्रमोशन करना है तो आपको API चाहिए। API मिलेगी तो आपका कानूनी रिक्वायरमेंट पूरा होगा। 200 नंबर, 100 नंबर, 40 नंबर, 20 नंबर। तो ये रिक्वायरमेंट हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है, UGC की रिक्वायरमेंट है, और ये हमें पूरी करनी है, और इसलिए हमें पब्लिकेशन चाहिए। पर इसके ऊपर एक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह मोरल रिक्वायरमेंट, नैतिक जिम्मेदारी है। हम तो प्रोफेसर हो गए, हमें पब्लिकेशन की क्या ज़रूरत है। UGC ने कहीं नहीं कहा है कि आपको अब प्रोफेसर के बाद आपको ये पब्लिकेशन होने चाहिए, वो पब्लिकेशन होने चाहिए। हम वाइस चांसलर हो गए, हम तो डायरेक्टर हो गए, हम तो प्रिंसिपल हो गए, हम तो रिटायर कर गए, हमें पब्लिकेशन की क्या ज़रूरत है। लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। वास्तव में जो अध्यापक है, जो अध्यापन का काम है, इसका ये कानून से ही पूरी तरह नहीं चलता। ये तो आध्यात्मिकता, ये नैतिकता, ये इथिक्स से चलता है। और यही कारण है कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो लंबे समय से जो है सारे विश्व में जानी जाती रही। हमारे यहाँ नालंदा तक्षशिला थे एक समय में, क्योंकि वो नैतिकता की बात करते थे, नैतिक मूल्यों की बात करते थे। वो उसके साथ साथ परिवर्तन की भी बात करते थे। तो जो मोरल पक्ष है उसका वो ये है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है अध्यापक होने के नाते कि जो मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे हम अपनी बात रखें और समाज को एक दिशा देने का प्रयास करें। वी आर द टॉर्च बेयरर्स। आपको ध्यान होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में कहा गया है कि वी आर सोशल इंजीनियर्स। हम तो सोशल इंजीनियर हैं, हम सामाजिक जो है इंजीनियर हैं। ये हमारा काम है करना। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मोरल रिक्वायरमेंट है हमारी। हमें हर साल कुछ न कुछ करना चाहिए। कहीं हम स्पीच देते हैं, एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, ये ज़रूरी है हमारे लिए। दूसरा है कैसे होते हैं आर्टिकल पब्लिश। इसको लेके 2 तरह की बातें आती हैं। अधिकांश लोगों ने मुझसे कहा है कि सर आर्टिकल तो सर जब तक कनेक्शन नहीं होता कहाँ आर्टिकल पब्लिश होता है। आपको अगर बड़े जगहों पे आर्टिकल पब्लिश करना है, ILI में आप आर्टिकल पब्लिश करना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आर्टिकल पब्लिश करना है, NHRC के जर्नल में आर्टिकल पब्लिश करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जर्नल में आर्टिकल पब्लिश करना है, तो आपका कुछ कनेक्शन होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं जुगाड़ होना चाहिए। ये बात मेरे मन में भी कभी कभी शुरुआत के दौर में ये बात थी, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना था ये बात। आप जानते हैं, आप दूसरों से सुनते हैं तो उनसे सीखते हैं। मैन लर्न्स, सदरलैंड ने कहा भी है कि मैन लर्न्स बिहेवियर, ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर, गुड एंड बैड। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने पाया कि इस बात में बहुत दम नहीं है कि जो आपके पब्लिकेशन है वो कनेक्शन के कारण होते हैं। थोड़ा मोड़ा दम होगा, हल्का फुल्का दम होगा, ठीक है। और उसके 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मैंने 2008 के आसपास जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में एक आर्टिकल भेजा। वह था सुभाष कुमार, जो
इन्वायरमेंटल लॉ में एक केस है बिहार का, झारखंड अब तो हो गया, झारखंड का केस है वो, जमशेदपुर का, सुभाष कुमार का, क्लीन वाटर को लेकर मैंने एक केस एनालिसिस भेजी। कुछ दिनों के बाद वो केस एनालिसिस रिजेक्ट हो गई। मैंने कुछ लोगों से चर्चा की, लोगों ने कहा अरे भाई ILI में है, वहाँ तो आपका कोई कनेक्शन होना चाहिए, कोई आप जज आपको जानता हो, डायरेक्टर जानता हो, तो ही आपका आर्टिकल पब्लिश होगा। खैर मैंने हार नहीं माना, क्योंकि और भी लोग थे जो कहते थे कि नहीं आप लगातार भेजिए। वो गोरखपुर में बहुत पहले प्रोफेसर OP तिवारी साहब जैसे विद्वान व्यक्ति थे, वो कहते थे कि लगातार भेजिए, लिखिए, अच्छा लिखिए, अच्छा लिखेंगे तो आएगा, इन चीज़ों को भूल जाइए आप, हर साल एक आर्टिकल के लिए लिखिए आप। दोबारा आर्टिकल मैंने 2011 के आसपास भेजा, वो फेडरलिज्म पर था। वो आर्टिकल 4-5-6 महीने रहा, 7 महीने रहा। बाद में एक फ़ोन मेरे पास आया कि आपको ये चीज़ बदलना होगा। मैं समझा नहीं, मैंने कहा कि एक्सेप्टेंस है कि रिजेक्शन है। खैर जल्दी मैंने खुश होकर मैं जल्दी बदला, और उसके बाद वो आर्टिकल पब्लिश हुआ 2012 में, जनवरी से मार्च में आर्टिकल पब्लिश हुआ। मैं उस समय तक ILI में नहीं था, आप देखिए। तो मेरा आर्टिकल मैंने देखा कि बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी गॉडफादर के वो आर्टिकल पब्लिश हुआ। बाद में जब मैंने यहाँ पर जुलाई में इंटरव्यू दिया तो उस आर्टिकल की काफ़ी रोल रहा हमारे चयन में, उस आर्टिकल का काफ़ी रोल रहा। तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। वो एग्जाम्पल है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में जो आर्टिकल, एक किताब आई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से, उसमें आर्टिकल के पब्लिकेशन की। कभी सोचा भी नहीं था कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के में जैसे जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश होंगे या काम करने का मौका मिलेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक आर्टिकल मांगा, उन्होंने कहा कि भाई हम तो चेक करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल रिजेक्ट हुए हैं। हमने भेजा, और उसमें क्या देखा हमने, वो मैं चर्चा अभी आपसे करूंगा कि आखिर वो आर्टिकल क्यों पब्लिश हुए। और वो अगर आप तरीका अपनाते हैं, वो फॉर्मूला अपनाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि वो आर्टिकल, उस तरह के आर्टिकल जरूर पब्लिश होंगे। मैंने कहा कि मेरा तो एरिया टेररिज्म पर है, मैं टेररिज्म पर लिखूंगा। उन्होंने कहा टेररिज्म पे तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, पब्लिक डोमेन में है, बहुत लोगों ने लिखा है, देश में लिख रहे हैं, विदेश में लिख रहे हैं, आप क्या देंगे कि हम पब्लिश कर सकें आपको। तो मैंने बहुत विचार किया, और उस समय एक केस चल रहा था, वह यह था कि जो आतंकवादी संगठनों की जो सदस्यता होती है, मेंबरशिप है, क्या वो मेंबरशिप खुद में ही पनिशेबल है, या उसको लेकर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब है कि मान लीजिए कि मैं एक आतंकवादी संगठन, एक अवैधानिक संगठन का सदस्य बनना चाहता हूँ, पर मैं कुछ करना नहीं चाहता, खाली उनका सदस्य बनना चाहता हूँ, तो क्या सदस्य बनने मात्र से अपराधी हो जाता हूँ। 2011 में 3 निर्णय आए। एक निर्णय था रनीफ वर्सेस केरला, दूसरा था अरूप भुइयां वर्सेस आसाम, तीसरा था ये नाम भूल रहा हूँ मैं, तीसरा। तो ये जो 3 केस थे, इंदिरा वर्सेस असम, तो ये जो मामले थे, ये 3 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, डिवीज़न बेंच ने, 2 जजेस की न्यायालय ने, कि नहीं, अगर आप सदस्य बन जाते हैं, जानबूझ के सदस्य बनते हैं, जानकार हैं आप कि हाँ ये संगठन जो है ये आतंकवादी संगठन है, आप इसके सदस्य बन रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपका इंटेंशन जो है ये प्रकट नहीं है कि आप सदस्य क्यों बने हैं, यानी कि आपका कोई विशेष आशय नहीं है उस मतलब उनका साथ देने का, तो प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा कि आपका आशय उस आतंकवादी संगठन के उद्देश्य को पूरा करना था। अगर प्रोसिक्यूशन साबित नहीं करेगा तो आपकी सदस्यता स्वयं में एक पैसिव सदस्यता है, एक जो है पैसिव आप मेंबर है, और पैसिव मेंबर पनिशेबल नहीं है। ये निर्णय 2011 में आया था। मुझे ये निर्णय बड़ा अजीब सा लगा कैसी बात है, ठीक है हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी आतंकवादी संगठन के सदस्य बनेंगे क्यों? कोई तो पर्पस होना चाहिए। और आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, जो व्यक्ति जितने सदस्य बन जाता है, जितने उसके फॉलोअर होते हैं, उसको उतनी मान्यता मिलती है। एक बहुत बदमाश आदमी है, एक गुंडा आदमी है, एक आतंकवादी आदमी है, आप उसके जो फॉलोअर है हजारों संख्या में, लाखों की संख्या में, उसको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है।
तो इस तरह तो भले ही हम कुछ ना करें लेकिन लेजिटिमेसी तो मिलेगी। ये जजमेंट मुझे लगा कि ये जजमेंट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद उस पर मैंने लिखना शुरू किया, उस पर मैंने सर्च किया। हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ा काम उस पर नहीं था, विश्व के लेवल पर भी कुछ काम हुए थे पर बहुत ज़्यादा काम नहीं थे। अल्टीमेटली चूँकि वो जजमेंट जो है उस पर बाद में अरूप भूंइया का जजमेंट जो है वो रिव्यू पिटीशन में चला गया था 2014 में, उस पर लिखा मैंने और बहुत बृहद आर्टिकल लिखा और वह फिर आर्टिकल 2020 में आया और बहुत बृहद रूप से मैंने लिख के बताया कि कैसे जो जजमेंट है वो जजमेंट स्वयं में गलत है, कानून की दृष्टि से भी गलत है, जुडिशियल प्रोसेस की दृष्टि से भी गलत है, विदेश की जो हम लोगों ने अमेरिका के जो सिस्टम को आंख मूंद के अपनाने का प्रयास किया उस जजमेंट के थ्रू वो भी गलत है। ये सारी बातें लिखी और खुशी की बात यह है कि 2023 में अरूप भूंइया का जजमेंट निर्धारित हो गया है बड़ी बेंच के द्वारा। 3 जजेस ने उसको डिसाइड कर दिया है उस केस को और उन्होंने वही लाइन ऑफ रीजनिंग ली है जो अपनी किताब, जो उस किताब में उस आर्टिकल के रूप में मैंने ली है, जिसमें मैंने कहा है कि अमेरिका का जो सिस्टम है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उस फंडामेंटल राइट को इंडिया में हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर अम्बेडकर भी इस बात विचार के थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी ऐसे ही पहले के, और इसलिए जो निर्णय 2011 में आया है वह निर्णय जुडिशियल प्रोसेस के भी खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी के भी खिलाफ है। इसके कहने का अर्थ यह है कि आप जो है जो आर्टिकल का चयन होता है अधिकांश मामलों में, वो मामलों में मेरिट से होता है। ठीक है, सेज में आर्टिकल आया है अभी कुछ दिनों पहले, अरेस्ट एंड डिटेंशन पर आया है, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से निकला एक व्यक्ति, बीएचयू के साधारण जगह बीएचयू में आया एक साधारण परिवार का व्यक्ति, गोरखपुर में पढ़ाने वाला व्यक्ति, और जब आर्टिकल उसका पब्लिश हो सकता है तो हर व्यक्ति जो है वो उसका आर्टिकल पब्लिश हो सकता है, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका आर्टिकल इस तरह का पब्लिश हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में जो मेहनत करते हैं। तो मेरा कहना है कि हाउ टू गेट पब्लिश्ड में पहला अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि हमें किसी जुगाड़ की ज़रूरत है। आपको आर्टिकल में मेरिट है तो एक जगह रिजेक्ट होगा, दूसरी जगह पब्लिश होगा, बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आपके दिमाग में रहेगा कि कनेक्शन होना चाहिए, जरा सा अनुराग सर से बात कर लें, जरा सा मृत्युंजय भाई से बात कर लें, जरा सा तिवारी जी से बात कर लें, जरा सा फला आदमी से बात कर लें, शायद आर्टिकल पब्लिश होगा। उसमें जो समय आप देंगे, ऊर्जा देंगे, उसमें अपनी प्रतिष्ठा भी आपकी कम होगी और उसके साथ साथ समय भी देंगे और आपकी महत्ता भी कम होगी। इसकी बजाय अगर आप मेरिट आधारित आर्टिकल लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं कम समय में ये बताने का प्रयास करूँगा कि मेरिट आधारित आर्टिकल का वास्तव में अर्थ क्या है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कहाँ पब्लिश करें। कहाँ पब्लिश करें एक बड़ा मुद्दा है। यूजीसी केयर लिस्ट आ गई है, प्रयास करिए उसमें पब्लिश होने के लिए और प्रयास करिए उसी में आर्टिकल अगर आए तो अच्छी बात है। बहुत सारे पीर रिव्यूड जर्नल भी हैं, पर पीर रिव्यूड जर्नल जो आपको रिव्यू रिपोर्ट नहीं देते हो, अगर आपको कोई आर्टिकल आपने भेजा और वो रिव्यू रिपोर्ट नहीं देते हो, मैं उसको अच्छा जर्नल नहीं मानता हूँ। कम से कम रिव्यू रिपोर्ट तो आनी चाहिए। तो आप ऐसी जगह पब्लिश हो जो यूजीसी केयर लिस्ट में है। आजकल स्कोपस जर्नल की भी चर्चा हो रही है। भारत में स्कोपस के जर्नल लॉ में कम है पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। पर उसके लिए कोई पैसे देकर आप छापने का प्रयास करें, ये तो मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छी बात है, जब तक कि कोई उसमें केवल प्रोसेसिंग फ़ी ना हो, वो आपके आर्टिकल के पब्लिकेशन के चार्ज ना हो। प्रोसेसिंग फ़ी की बात अलग है। तो आप अपने आर्टिकल यूजीसी केयर लिस्ट के जर्नल में छापें। बहुत सारे ऐसे जर्नल हैं जो खुद ही लिख देते हैं कि हम पीर रिव्यूड है, पर रिव्यू नहीं करते वो केवल वो दिखावा करते हैं रिव्यू का। उन आर्टिकल्स को अवॉइड करें आप, ठीक है, और आप अच्छे जर्नल में आर्टिकल पब्लिश करें। हर साल यूजीसी की रिक्वायरमेंट केवल इतनी है कि आप हर साल केवल एक आर्टिकल अच्छा पब्लिश करें। अगर आप ओपन पोस्ट पे सिलेक्शन में जा रहे हैं तो आपको केवल 10 साल में 10 आर्टिकल चाहिए, एक साल में एक आर्टिकल काफ़ी है। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या पब्लिश करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या लिखें हम, मैंने आपसे चर्चा थोड़ी सी की है पर मैं बताऊंगा। और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन क्या होता है एक अध्यापक के लिए। अक्सर कहते हैं ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये क्या चीज़ है। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हमने आइंस्टीन की तरह कोई नई थ्योरी ईजाद कर दी। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन का अर्थ यह नहीं है कि उपेंद्र बख्शी टाइप का हमने कोई ऐसी बात लिख दी, जस्टिस अय्यर की तरह कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, हमने कोई जो है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी प्रतिपादित कर दी। ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है।
ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन अगर वो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, पर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन का अर्थ है कि क्या आपने कोई ऐसी बात कही है जो किसी और ने नहीं कही है, या किसी बात को कहा गया है पर आपने उसी बात को एक नए तरीके से कहा है। आईपीआर के विद्यार्थी जानते होंगे कि नॉवेल्टी क्या होती है, तो आपने उसी बात को नए तरीके से कहा है। बहुत सारे गाने सिनेमा में आते हैं, सब गानों की थीम, कई गानों की थीम एक जैसी होती है। वो प्रेम की भी हो सकती है, वो देशभक्ति भी हो सकती है, एक ही तरह की बात कही गई है थीम में, पर कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो क्या आपने उसको अलग तरीके से कहा है? मैं एग्जाम्पल देने का प्रयास करूंगा आगे, अगर मौका मिलेगा, समय मेरे पास रहेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1 घंटे का समय हो गया है। तो उसका मतलब क्या है, एनालिसिस कैसे करेंगे, ये बात हम करते हैं। पहला जो इसमें जो मैंने फार्मूला, एक जो आप मुझे कह सकते हैं कि फार्मूला इजाद किया गया है, वो क्या फार्मूला हो सकता है? उस फार्मूले को हम कहेंगे URI, URI। आप नोट कर लें कहीं, URI फार्मूला। बहुत सारे फार्मूले हैं, हो सकते हैं, जो फार्मूला है वो URI है। URI क्या है? URI में आखिरी वाल से शुरू करिए। आई का मतलब इंटरेस्ट। क्या आप ऐसे विषय पर लिख रहे हैं जिसमें आपकी रुचि है? आर यू इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक? और आर यू राइटिंग जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया अरे बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर लिखना चाहिए, तो आपने लिखना शुरू कर दिया? नो, आपका उसमें मन लग रहा है, दिल लग रहा है, उस टॉपिक को प्रेम करते हैं आप, तो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। क्या वो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है? उस पर लिखिए आप। ठीक है। दूसरा, क्या वो रिलीवेंट है? हो सकता है इंटरेस्ट का टॉपिक हो, पर हो सकता है कि वो अब रिलीवेंट ना रहा हो। कई बातें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे इंटरेस्ट की टॉपिक हो, पर वो अभी रिलीवेंट ना हो। अगर रिलीवेंट नहीं है तो आप उस टॉपिक को मत लिखिए, दूसरी रिलीवेंट टॉपिक देखिए जो इसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कि अधिकांश जो शोधकर्ता हैं, अध्यापक हैं, गलती करते हैं, वो यू, आई फॉर इंटरेस्ट, आर फॉर रिलीवेंट एंड यू फॉर अनएक्सप्लोर्ड। आप क्या ऐसे टॉपिक पर लिख रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिस पर लोगों ने काम नहीं किया है, या आप ऐसे टॉपिक पर लिख रहे हैं जिस पर कि बहुत सारे काम हुए हैं, या अंडर एक्सप्लोर्ड है? ये आप चेक करिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट। साहब हम कैपिटल पनिशमेंट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है भाई, क्या कैपिटल पनिशमेंट क्या मेरा एरिया है? मेरा 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 बहुत इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे। माफ करिए, बहुत रिलेवेंट भी है, बिल्कुल रिलेवेंट है। चलिए, क्या ये अनएक्सप्लोर्ड है? कैसे पता करेंगे? आप इंटरनेट पे कैपिटल पनिशमेंट डाल दीजिए, लाखों करोड़ों की संख्या में उसमें आएंगे आपके आंसर्स। क्या काम करेंगे कैपिटल पनिशमेंट पे आप? कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, एक से ज़्यादा रिपोर्ट है, बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, इंडिया में भी लिखा है, वेस्ट में भी लिखा है। आप नया क्या करेंगे उसमें, ये आपको सोचना है कि कैपिटल पनिशमेंट पे अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो नया क्या है। यू हैव टू सर्च इट, देयर आर एरियाज। इसलिए आप टॉपिक या तो चेंज कर सकते हैं, कोई नया टॉपिक ले सकते हैं, क्रिमिनल लॉ में ही करना है, इन्वायरमेंटल लॉ में करना है। इन्वायरमेंटल लॉ में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पर कि काम हो चुका है। आप उस टॉपिक को लेने की बजाय कोई ऐसा टॉपिक लीजिए जिस पर काम अभी कम हुआ है, करंट है, लॉ डेवलप हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इन्वायरमेंटल लॉ में ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, पिछले 15-20 सालों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बढ़ रहा है। पहले कंप्यूटर आया 80 के दशक में, फिर 2000 के दशक से फिर मोबाइल फ़ोन आ गया। अब तो बिल्कुल मोबाइल रिवोल्यूशन हो गया है। सामान्य व्यक्ति के पास भी, गोलगप्पे वाले के पास भी एक मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है। घर में जो है, हमारे घर में 4-4, 5-5 सेल फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब होगा। कहाँ वेस्ट हो रहा है ये? जब वेस्ट हो जाता है तो क्या होता है इनका? ये तो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। क्या होता है इनका, कैसे इनका काम होता है? ई वेस्ट पर रिसर्च हो सकता है। हमारे यहाँ से हमारे एक रिसर्च स्कॉलर इस पर रिसर्च कर रही है। तो ई वेस्ट एक टॉपिक है। आप जब लिखेंगे ई वेस्ट पर तो लोग कहेंगे हाँ आपने टॉपिक लिख दिया। इन्वायरमेंटल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, लाखों की संख्या में काम हुए हैं इस पर। आपका काम अनएक्सप्लोर्ड नहीं है, अंडर एक्सप्लोर्ड नहीं है आपका काम, क्योंकि लॉ बहुत डेवलप हो चुका उस पर, हो रहा है। आपके काम को क्यों लोग एक्सेप्ट करेंगे?
खास करके जो अच्छे जर्नल हैं, जब तक आप कोई नया काम नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें कि जो है कोई नई बात आप कह सकें। हो सकता है वो चीज़ सेटल्ड ना हो, जैसे कैपिटल पनिशमेंट में डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ है, लेकिन सेटल नहीं होने के बाद भी आप अगर उसी को लगातार लिखेंगे तो आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। ह्यूमन राइट्स बहुत बड़ा टॉपिक है, हम ह्यूमन राइट्स से भाई चाइल्ड पे करना चाहते हैं, तो क्या चाइल्ड पे काम नहीं हुआ है? क्या चाइल्ड राइट्स पे काम नहीं हुआ है? हजारों लोगों ने लिखा है, सैकड़ों आर्टिकल हैं, आपकी आर्टिकल को कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो हमारे पास रिसर्च स्कॉलर आए, चाइल्ड पे करेंगे, हमें चाइल्ड पे इंटरेस्ट है, तो चाइल्ड पे आप कुछ बताओ, ऐसा बताओ जिस पे काम नहीं हुआ है। तो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया, चिल्ड्रन ऑफ इनकार्सिरेटेड पेरेंट्स। जेल में जो बंद कैदी हैं उनके बच्चों पे काम करेंगे। पिताजी को बंद कर दिया या माता को भी, दोनों को बंद कर दिया किसी मामले में, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उस बच्चे का, कौन फिक्र कर रहा है? या पिता को बंद कर दिया, अब घर का दाना पानी तो बंद हो गया, अब माँ कैसे संभाल रही है बच्चे को? बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कौन चिंता कर रहा है उसकी? हमें पहली बार में लगा कि हाँ भाई, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कि काम शायद हुआ हो पर कम हुआ हो। हमने सर्च किया, काम सही में कम हुआ है, भारत में तो बिल्कुल ही कम हुआ है। वो भी एक PhD सबमिट हो रही है हमारे अंडर ही, चिल्ड्रन ऑफ इनकार्सिरेटेड पेरेंट्स। मेरा ये कहना है दोस्तों, ऐसे तमाम टॉपिक हैं जिस पे काम नहीं हुए हैं, नए विषय आ रहे हैं, आप उस पर काम करिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो अभी पेंडिंग है, उस पर काम करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अभी उस पर जजमेंट नहीं आया है, आप उस पर अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, कि भाई इसमें क्या क्या दिशा होनी चाहिए। लेकिन जब आप काम करें तो उस काम को दो बातों का ध्यान रखें। एक तो उसमें क्या कंपैरेटिव व्यू आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, पर कंपैरेटिव व्यू तो आजकल विकीपीडिया में भी अवेलेबल है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू विकीपीडिया। आपने उसको भारत के साथ सामंजस्य उसका बिठाया है कि भारत के लिए अमेरिका का जो सिस्टम है, भारत के लिए इंग्लैंड का जो सिस्टम है, भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है, उससे हम क्या सीखते हैं, सीख सकते हैं, या वो क्या सीख सकते हैं। अगर आप करते हैं तो कोई नई बात कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, आप उन पर लिखिए, वो बिल्कुल नया काम है, आप डिसाइड करिए, बताइए भाई सुप्रीम कोर्ट को ऐसे डिसाइड करना चाहिए, सिंपल है। नया लॉ सरकार लाना चाहती है, आप उस पर एक लिखिए कि ये जो लॉ आने वाला है, चाहे वो अभी लॉ प्राइवेसी को लेके आने वाला हो, चाहे वो स्टेट के अंतर्गत कोई लॉ आया हो, या कोई नया कन्वेंशन आ रहा हो, आप उसकी एनालिसिस करिए। उस पर काम कम हुए होंगे, अभी काम कम हुए हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखिए, उनको सरकार को बताइए उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख करके, ठीक है। तो ये जो है, ये ऐसा एरिया है जिसपे कि आप एक्सप्लोर और अनएक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अंडर एक्सप्लोर टॉपिक होना चाहिए, अनएक्सप्लोर टॉपिक होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे मामलों में आप जो है आपके पब्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल 5 मिनट में देना चाहता हूँ। अभी मैंने मेंबरशिप वाले क्राइम की चर्चा कर ली है। जयपुर में जो सीरियल ब्लास्ट 2008 में हुआ था, उसको लेकर मार्च के आखिरी में हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि वहाँ जो 4 लोग जो आतंकवादी इस पर पकड़े गए थे, जिसको कि ट्रायल कोर्ट ने दंड दिया था, वो लोग सब को बरी कर दिया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं है। वास्तव में वो ऐसा लग रहा है कि वो लोग तो इनोसेंट हैं। केस का नाम है सलमान बनाम राजस्थान का मामला। अभी इसकी चर्चा क्लास में कर रहे थे, मैं नेशनल सिक्योरिटी लॉ पढ़ाता हूँ। हमारे विद्यार्थियों ने 8-9 विद्यार्थी हैं, बहुत ही अच्छी एनालिसिस प्रेजेंट की, और उसी एनालिसिस के फलस्वरूप मुझे लगा कि आज आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। आप देखिए, सृष्टि जो हमारे यहाँ LLM की विद्यार्थी हैं, उसने पूरा टाइम लाइन दिया है। अब ये तरीका है, जरूर गाइडेंस मैंने दिया है कि ऐसा करना चाहिए, पर उन्होंने उसको फॉलो किया है। ये टाइम लाइन दिया है, कैसे कैसे घटना घटी है। घटना कब घटी है? 2008 में 13 मई को। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आतंकवादियों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ, ये घटना हमने ही कारित की है। उन्होंने चैनल को उस समय आज तक को मेल करके बताया था 2008 में कि हमने ही किया है भाई। जैसे लग रहा है कि बहुत महान काम आपने कर दिया, उनको गर्व हो गया, गौरव हो गया। ऐसे संगठन हमारे देश में है, विदेशों में भी है, जो लोगों को मारते हैं। 71 लोगों की जान ले ली उन्होंने, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। वो गर्व करते हैं इस पर कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। देखिए मानवता किस दिशा में चली गई है।
14 मई को उन्होंने मेल कर दिया। फिर बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में भी हुए 13 सितंबर को 2008 में। उसके बाद बाटला हाउस से 19 सितंबर 2008 को कुछ लोगों को पकड़ा गया जो इससे जुड़े हुए थे। उसके बाद सलमान नाम के व्यक्ति और उसके साथ और लोग थे, उन्होंने डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट दिया और पुलिस का कहना है कि डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे किया, यहाँ गए, ऐसा ऐसा किया हमने। उसके बाद 5 मार्च को 2010 को भी ATS एंटी टेररिस्ट जो स्क्वाड था उसने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। मोहम्मद सलमान जो एक्यूज था उसकी TIP टेररिस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड 2010 में हुई, आप देख सकते हैं। और मैं अब आपसे पूछने वाला हूं कि ये देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आने वाला है। और निसंकोच मैं अनुरोध करूंगा जो अधिकारी हैं, पांडे जी हैं, कि आप अलाउ करिए उनको कि मेरे साथ वो इंटरेक्शन करें। आप ये देखिए और देख के बताइए मुझे कि पहले वाले पढ़ने के बाद अब आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आप क्या लिखने वाले हैं इसमें। चार्जेस जो फ्रेम हुए 2011 में हुए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास फिर एज डिटर्मिनेशन का मामला आ गया, क्योंकि एक जो एक्यूज था उसमें उसका दावा था कि मैं तो 18 साल से कम का हूँ, अब JJ एक्ट के अनुसार मेरा होना चाहिए, एज डिटर्मिनेशन का मामला आ गया। उच्च न्यायालय ने फिर मामले को सेशन कोर्ट में 2012 में भेज दिया। सेशन जज ने उस मामले को 2013 में CJM को भेज दिया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा कि नहीं वो चाइल्ड टू बी कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, 2014 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने डिसाइड किया। सेशन जज ने जुवेनाइलिटी को लेकर जो है सेट असाइड कर दिया 2014 में। 2019 में फिर उनका कन्विक्शन हुआ 4 लोगों का, उसके बाद सेंटेंस उनको किया गया, उनको दंड दिया गया। उसके बाद डेथ रेफरेंस हुआ। डेथ रेफरेंस आप जानते हैं कि जब कोई किसी को मृत्युदंड की सज़ा होती है तो एसेंशियली मैंडेटरी उसको हाई कोर्ट से जो है उसका डेथ रेफरेंस दिया जाता है, उसको उनको कन्फर्मेशन करनी होती है। वह 2022 में हुआ। 2023 में हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब इनोसेंट है, इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं है। मैं वापस जाता हूँ। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, पहली बात देखिए ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन क्या है। ये जो चीज़ है 1 से लेकर 18 तक जो इंसिडेंट 1 बाई 1 किए गए हैं, ये जजमेंट में अवेलेबल है, कुछ जजमेंट में अवेलेबल नहीं भी है। क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि जजमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो विद्यार्थियों ने रिसर्च करके ये पता करने का प्रयास किया कि न्यूज़पेपर में क्या आया है, किसी और जगह क्या आया है, और उस तरह से एक उन्होंने क्रोनोलॉजी बनाई है। अब प्रश्न ये है कि क्या इस ऑर्डर में, इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चीज़ कहीं अवेलेबल है? अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये आपका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। तो मित्रों, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, सिद्धांत नहीं प्रतिपादित कर देना है। कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी बात को जो रखी गई है उसको आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से, ऐसे तरीके से रखते हैं जो किसी और ने नहीं किया है, तो ये एक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। क्या ये इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है? ये एक डिस्प्यूटेड बात हो सकती है, क्योंकि कोई भी कह सकता है कि अरे भाई ये तो LLB का बच्चा भी कर देगा, हो सकता है रिसर्च कंट्रीब्यूशन ना माने, लेकिन इट इज़ एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने के बाद, ढूंढने के बाद उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा है। तो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन क्या है? जो बात कहीं और नहीं कही गई है, किसी दूसरे फॉर्म में आपने उसका एक फॉर्मेट बना करके रखा, ये एक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन हुआ। अब इसमें आप एनालिसिस कैसे करेंगे, मैं उस एनालिसिस पे अभी आऊँगा। एनालिसिस आप क्या करेंगे, ठीक है। अब अगर आप ये देख सकते हो तो मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग ये मुझे बताएं कि 1 से 9 तक जो आपको दिख रहा है उसमें आपके मन में क्या विचार आ रहा है। इसको देखने के बाद मैं जरूर निवेदन करूंगा कि 1-2 मिनट में आप ये विचार बताएं। कोई भी आप में से बोल सकता है। जल्दी करें, समय कम है हमारे पास। आप में से कोई भी गलत बोलने से घबराने की जरूरत नहीं है। गलती तो किसी से हो सकती है। मैं अक्सर कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट सुधार कर लेता है। आप में से कोई भी बताएं, ये जो सामने मैंने रखा है 1 से 9 तक, क्या आपके मन में कोई बात आ रही है इसको देखने के बाद?
और बहुत साधारण सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। पढ़ करके देख करके किसी को भी लगेगा अच्छा हाँ ये तो कुछ सही है या गलत है, बताइए क्या है। कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, क्या बात है? हाँ बताइए। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए। भैया एट द टाइम ये सीजीएम के टाइम पे जो उनकी एज डिटरमाइंड हुई थी, हाँ हाँ उस पर थोड़ा सा डाउट डाउट हो रहा है कि क्या जब कांड घटित हुआ या घटना घटित हुई उस समय एज क्या थी और क्या उस समय एज पहले से डिटरमाइंड थी या नहीं थी? ठीक है, बहुत बढ़िया दिलीप जी, ठीक है। और कोई बात किसी और को लग रही है तो ये जो जैसे आपने कह दिया दिलीप जी ने, ये आपकी ओपिनियन हो गई और आप इस ओपिनियन को देख करके आप कर सकते हैं कि भाई पहले ये डिटर्मिनेशन में क्या दिक्कत हुई थी, क्या साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए गए, 2011 में फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। हाँ ठीक है। दत्ता जी आपने हाथ रेज किया, अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं इस संबंध में तो बताइए। जी सर, ये मुझे आपसे पूछना है, ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मेड बाय सलमान, ये जो स्टेटमेंट था जो पहले जो वो टाइम पे जो हवलदार थे वो जो एक्सपायर हुए, पहला उनका जो स्टेटमेंट था तो सलमान के अगेंस्ट था। बाद में कुछ दिनों बाद उनका नाम निकल नहीं आया, बाद में मतलब नाम ही नहीं आया, वो जो जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था जो हवलदार थे, तो वो स्टेटमेंट जो उनका था तो सलमान के अगेंस्ट जा रहा था। तो वो केस में थोड़ा लग रहा है कि वो जजमेंट थोड़ा गलत जा रहा है। जी जी ठीक है। और कोई बात? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और बताइए। वो एक था, बाकी ये दिल्ली बॉम्ब स्फोट के बारे में थोड़ा पढ़ा था, इतना डिटेल में नहीं याद। ठीक है। और कोई बात कोई और बताएं आप में से? मैं देख रहा हूँ कि करीबन 40 लोग इसमें जुड़े हुए हैं कम से कम, जो कि पार्टिसिपेंट के रूप में हैं। उनमें से कोई और अपनी बात रखें, क्योंकि तभी इसका पर्पस सर्व होगा। चलिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। आपने देखा होगा 7वें पॉइंट पर है टीआईपी, और टीआईपी 2010 में हुई है, ठीक है। अरेस्ट जो है, लोगों के जो अरेस्ट है, ये अरेस्ट जो है ये एटीएस ने किया है, पर उसके पहले भी लोग अरेस्ट हो चुके थे। आप देखिए 2008 में ही पर्सन अरेस्टेड फ्रॉम बाटला हाउस हुए हैं। 2 साल के बाद टीआईपी करने की क्या जरूरत पड़ी? और हाईकोर्ट ने ये बात पूछी है कि आपने साहब 2 साल बाद टीआईपी की। उसमें जिस दुकानदार के यहाँ से कहा गया है कि साइकिल खरीदी गई है, दुकानदार को बुलाया गया 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, इवन कुछ मामलों में 4 साल बाद, और दुकानदार ने कहा कि हाँ मैं पहचान रहा हूँ किसी आदमी ने साइकिल खरीदा है। तो हाईकोर्ट ने पूछा कि ऐसी क्या आपकी कोई फोटोग्राफिक मेमोरी है कि आप पहचान जा रहे हैं, या कोई बात तो होगा किस कारण से इस व्यक्ति को पहचानने में, मतलब क्या वो व्यक्ति ऐसी वेशभूषा थी या इतना सामान खरीदा, आप ऐसी क्या, आपका तो दुकान है, आपके व्यापार करने में ए लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी परचेजिंग साइकिल्स फ्रॉम योर शॉप, वाई डू यू रिमेंबर दिस पर्सन? और वो इसका समुचित जवाब नहीं दे पाए। तो आप देखिए कि 2008 में अरेस्ट हो गया है, जो ओनर है जिसके यहाँ से साइकिल खरीदी गई वो अवेलेबल है, पर आप 2010 में, 2011 में, 2012 में आप टीआईपी कराते हैं। कैसे काम करती है हमारे यहाँ पुलिस? और भी टेररिस्ट के मामलों में, जो कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, वहाँ पर ही पुलिस ऐसे काम कर रही है। और वो भी पुलिस ऐसी नहीं है कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लोड है। राजस्थान सरकार ने एक स्पेशल टीम बना दी थी, एक एटीएस बना दिया था उनके लिए। उस एटीएस का काम ही केवल यही था, उनके ऊपर कोई एडिशनल लोड नहीं था। तो ये एक विषय है हम सबों के लिए कि भाई आखिर पुलिस कैसे काम करती है, ठीक है। और पुलिस को लेकर बाद में न्यायालय में भी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पर यह शोध का विषय है कि आखिर इस तरह की पुलिस जिसके पास आखिर क्या कारण है? क्या ये पुलिस की अज्ञानता है, या वो मिले हुए हैं, या वो मीडिया के प्रेशर में वो इनोसेंट लोगों को उठा लेते हैं
और बाद में वो सही साबित नहीं कर पाते। क्या बात है, ये हम सबों के लिए शोध का विषय है। ये सब नए टॉपिक हैं, इन नए टॉपिक्स पे हम चाहे तो इस पे जो है हम काम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता था इस तरह का। आप देख सकते हैं कि तो ये उदाहरण काफ़ी है, हमें लग रहा है समय हो गया है और मैं इसको यहीं पर बंद करता हूँ इस प्रेजेंटेशन को। और अगर आपके पास और कोई आपके पास अगर प्रश्न हो तो आप उन प्रश्नों को जो है मेरे सामने रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।